हाय एवरीवन। आज वाला वीडियो जो है हम लोगों का वो है चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। और अगर मैं बात करूं सीयूटी का सिलेबस तो इसके अंदर आपने जो है यहाँ पे जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर जो 5 है मनी एंड बैंकिंग वाला, तो इस यूनिट का चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो मनी वाला है उसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है। जो आपका बैंकिंग वाला है उसे मैंने चैप्टर नंबर 6 सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वाला वीडियो इसके जस्ट बाद वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का है, वहाँ पे जाके आप सारे देख सकते हो, सारे के सारे जो सीयूटी का सिलेबस है। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7, 8, 9 उसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर्स कवर कराऊंगा मैं आपको, एंड देन बजट और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें मनी वाला चैप्टर। मनी वाले चैप्टर्स के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल हाउ मेनी टॉपिक्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको टोटल 6 टॉपिक्स, ठीक है जी। वैसे जब आप सिलेबस देखोगे ना तो मनी वाले में आपको एक तो मीनिंग पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है मनी वाले चैप्टर्स के लिए, राइट। बट जब आप मनी का मीनिंग पढ़ोगे ना तो मेनली ये 1 to 4 ही टॉपिक्स होते हैं, बट स्टिल क्या पता क्वेश्चन जो है मनी सप्लाई से भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको मनी सप्लाई भी कवर करा दूंगा टॉपिक, और फॉर्म्स ऑफ मनी भी, छोटा छोटा टॉपिक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का बार्टर एक्सचेंज। तो मनी वाले चैप्टर जो है उसके अंदर मनी का मीनिंग पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज। देखो जी, बार्टर एक्सचेंज जो है ना पुराने ज़माने में चलता था। पुराने ज़माने का मतलब समझो 2 साल, 100 साल, 1000 साल पहले नहीं, बहुत सालों पहले की बात है, 2, 3, 4 हज़ार साल पहले की बात है, जब इंसान जो है धरती पे धीरे धीरे अपना क्या करना, सोसाइटी बसाना स्टार्ट करा था उन्होंने, ठीक है। सोसाइटी का मतलब सिंपल, पहले क्या होते थे, लोग एक जगह पे क्या करते थे, खाना पीना खाते थे, वहाँ के जो भी अवेलेबल होती थी रिसोर्सेज, फिर उसके बाद वहाँ से मूव ऑन करके दूसरे जगह चले जाते थे। बहुत जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे जब उन्होंने कॉलोनी बस्ती बना के रहना स्टार्ट किया, गांव शहर ये सब, तो स्टार्टिंग में क्या था, रुपए मनी वगैरह कुछ होता नहीं था, तो लोगों को क्या है एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक ही इंसान जो है सारी चीज़ों का प्रोडक्शंस वगैरह नहीं कर सकता। तो जैसे ये है मिस्टर ए, कोई ये फार्मर है जिसका क्या था, एप्पल का बगीचा है, और ये एप्पल का प्रोडक्शंस करता है, यानी कि सेब की खेती करता है और सेब उत्पादन करता है। और ये दूसरा पर्सन है वो नॉनवेज वाला, इसका जो है पोल्ट्री फार्म है, मान लो इसके पास चिकन है, ठीक है जी, जो नॉनवेज लोग हैं। तो अब जिसके पास एप्पल है वो चाहता है मेरे को जो है चिकन मिल जाए, और जिसके पास चिकन है वो चाहता है मेरे को एप्पल मिल जाए, करेक्ट। तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो जब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं ना, वो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता है। आज के डेट में प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, बट कभी कभी गांव में ऐसा देखने को मिल सकता है, किसी किसी गांव में, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझो कि अगर आप शहर में रह रहे हो, इवन गांव में भी जो है बहुत ही ना के बराबर, ठीक है, कभी वैसे लोग आपस में कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो सपोज, ठीक है जी, अब आपके पास मान लो पेन्स है, पेंसिल नहीं है, तो कई बार आप अपने फ्रेंड को कहते हैं भाई एक पेंसिल ले ले और बदले मेरे को पेन दे दे लिखने के, फिर बाद में लिखने के बाद वापस कर देना, तो इसमें वापस कर देते, इस टाइप से होता है। कहने का मतलब क्या है, जब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बोलो या बार्टर एक्सचेंज बोलो, एक ही बात है। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। यहाँ पे ध्यान रखना, बिना मनी के यूज किए हुए, विदाउट यूज ऑफ मनी, जब हम गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं उसे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के प्रॉब्लम्स, ऑल्सो नोन एज ड्रॉबैक्स। सर बार्टर एक्सचेंज में ना कुछ खामियां था, कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ ड्रॉबैक्स था, ठीक है जी, प्रॉब्लम्स। तो इसी की वजह से मनी का आविष्कार हुआ और मनी का इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग जरा बात कर लें, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑल्सो नोन एज ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो टोटल मेनली 4 प्रॉब्लम्स आपको ध्यान रखना है, जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है। मेन एक तो है क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। याद रखो, सुनो, देखो जी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये है, अगर एक पर्सन के पास सेब है, दूसरे पर्सन के पास चिकन है, तो अगर सेब वाला जिसके पास सेब है उसे चिकन चाहिए, और जिसके पास चिकन है उसे सेब चाहिए, तभी दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो जिसके पास सेब है उसे बदले में चिकन ना चाहिए, सेब देने के बदले में उसे मान लो वीट चाहिए या राइस चाहिए, करेक्ट। और लेकिन ये जो बी पर्सन है, ये मिस्टर बी जो है, ये मिस्टर बी है,
ये मिस्टर बी है, बी को तो अपना ये चिकन दे के एप्पल ही चाहिए, तो ये तो ए से कहेगा भाई मेरे को एप्पल दे दे, लेकिन एप्पल वाले को चिकन चाहिए नहीं। ये कह रहा है मैं तो एक थर्ड पर्सन से एक्सचेंज करूँगा जिसके पास क्या है, वीट है, क्योंकि मेरे को वीट की ज़रूरत है, मैं शाकाहारी आदमी, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, करेक्ट। तो ये इससे एक्सचेंज करना चाहेगा मिस्टर सी से। तो कहने का मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस, मतलब एक पर्सन को जो चीज़ें चाहिए वो सेम दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल हो, और दूसरे पर्सन को जो चीज़ें चाहिए वो सेम पहले वाले पर्सन के पास अवेलेबल हो, तभी एक्सचेंज हो सकता था। अगर नहीं, दोनों को जो चीज़ें उसके पास है वो दोनों को आपस में एक दूसरे को नहीं चाहिए, तो एक्सचेंज करने में दिक्कत होती थी। तो पहला प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट जो है आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब मान लो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, सपोज जो एक को चाहिए वो दूसरे के पास है, तो दूसरे को चाहिए वो पहले वाले के पास। अब उसमें दिक्कत ये आती है भाई कि अगर एक टोकरी एप्पल देंगे बी को, तो बी जो है बदले में कितने चिकन देगा इसे, या फिर एक बोरी गेहूँ दिया जाएगा तो उसके बदले में कितने सेब के टोकरी, करेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है क्या, कि भाई कितने गुड्स के बदले कितने गुड्स। तो ये भी एक दिक्कत आती थी पुराने ज़माने, ये सारे प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं पहले होता था एक्चुअली में, ये दिक्कत लोगों को करना पड़ता था, तभी जाके फिर नया इन्वेंशन किया गया मनी का, जो कि हमें आगे पढ़ना है। तो सेकेंड है क्या, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड होता है डिफिकल्टी इन वेल्थ ऑफ स्टोरेज। वैसे एग्जैक्टली मीनिंग तो पूछेगा नहीं आपसे, तो सिंपली एमसीक्यू पूछेगा, तो मेन आपसे ये पूछ सकता है इसमें से कौन सा ड्रॉबैक है कौन सा नहीं है। तो मेन हेडिंग आपको याद रख लेना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूँ, वो भी जरूरी है, क्या पता उसके अंदर से कंटेंट पूछ जाए। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। तो वेल्थ स्टोरेज का मतलब क्या होता है, पुराने ज़माने में, सुनो पुराने ज़माने में दैट मीन्स कि जब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था तो हम वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। मान लो हमने वीट का प्रोडक्शन करा और बहुत ज़्यादा वीट मेरे पास प्रोडक्शन हो गया, तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाते थे लंबे समय के लिए, क्योंकि वीट ख़राब हो जाता है, आपको भी पता है 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा, और इवन 1 साल में भी ख़राब ना हो इसके लिए आजकल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, करेक्ट। और वैसे कहीं पे भी रख दो, और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, वो तो 2 दिन 10 दिन 5 दिन में ही ख़राब हो जाता है, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जब चलता था उस टाइम पे गुड्स का स्टोरेज करने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। तो वी कैन नॉट स्टोर दी वेल्थ ऑफ, यू कैन से वी कैन नॉट स्टोर दी वेल्थ। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज आता था। थर्ड के बाद है फोर्थ, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। देखो जी, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। डेफर का मतलब याद रख लेना फ्यूचर। तो फ्यूचर में पेमेंट करना बड़ा मुश्किल होता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। सिंपल बोलूँ, अगर मान लो कोई मिस्टर जो बी था, चिकन वाला पर्सन जो था, वो कहता है क्या, वो ए से कहता है यार देखो अगर तेरे को चिकन नहीं चाहिए तो तू ये काम कर ले, वीट से तो एक्सचेंज कर ले, लेकिन मेरे को बदले में 1 टोकरी सेब दे दे इस साल, और अगले साल या 2 महीने बाद, ठीक है जी, मैं तेरे को वापस कर दूंगा सेब, या फिर तू मेरे को 1 साल बाद या 2 महीने बाद जब तेरे को चिकन चाहिए होगा तब ले लेना मेरे से। तो उस केस में क्या है, ये फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर यानी डेफर्ड पेमेंट। तो उसमें क्या होता था, अगर मान लो 1 टोकरी सेब जो है इस साल हम किसी एक पर्सन से ले लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में हम उसको जो चिकन देंगे वो कितने देंगे, 1 देंगे 2 देंगे, क्योंकि भाई अगर पिछले साल जिस साल सेब लिया था उस साल 1 टोकरी के बदले अगर 1 चिकन का हम लोग एक्सचेंज कर पाते थे, लेकिन फ्यूचर ईयर में कुछ समय बाद क्या है कि भाई रेशो बदल सकता है, कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी हो सकती है, तो फ्यूचर में उसके बदले कितना दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, हर कोई कहेगा भाई इस साल दे दे और मेरे से बाद में ले लियो, हैं, तो वैसे तो दिक्कत होगी। क्योंकि आज की डेट में क्या है, अगर आप किसी एक पर्सन से 1000 रुपीज़ का उधार लेते हो और उसे 1 साल बाद वापस करोगे 1000 रुपीज़, तो क्या कहेगा भाई 1 साल का इंटरेस्ट भी तो दे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का, फ्यूचर का जो पेमेंट होता था वो दिक्कत आती थी। तो इन 4 प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने क्या किया, इंसानों ने मनी का आविष्कार किया। तो मनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग आ सकता है। तो मनी सिंपली व्हाट, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑल्सो नोन एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और यू कैन सिंपली से एट सेम टाइम इट ऑल्सो मेजर्स एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू। तो मनी सिंपली क्या है, जो मनी हम उसे बोलेंगे जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी ना उसको जो दूर कर दे उसे मनी बोलेंगे। और वही सेम मनी का आगे चल के यहाँ पे फंक्शंस भी आ जाता है। तो मनी का फंक्शंस क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है जी। तो मनी क्या होता है, मनी का मतलब मनी इज समथिंग दैट कैन बी व्हाट एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, जो मर्जी आप कह सकते हो डेफिनेशन। तो मनी वो है जो
जनरली लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ इंडिया में चलता है, एक्सेप्टेबल है। यूएस में जाओगे तो यूएस डॉलर, यूके में जाओगे यूके पाउंड, तो ऑल आर नोन एज मनी। तो हमारे इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपी इज मनी। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। तो देयर आर टू मेन फंक्शन, वन इज प्राइमरी अनदर इज सेकेंडरी। ध्यान रखो, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी के अंदर फर्दर दो आता है। प्राइमरी का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो प्राइमरी फंक्शन जो मनी का मेन फंक्शन, मेन प्राइमरी फंक्शन जो है, सबसे पहला जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्या, मीडियम एक्सचेंज, ताकि गुड्स को हम लोग आसानी से एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, मनी दे के। आज के डेट में क्या है भाई, कोई भी गुड्स अगर आपको बेचना है तो पैसे लिए और बेच दिए, कोई भी चीज़ आपको खरीदना है पैसे दिए और वो गुड्स खरीद लिया आसानी से। कोई भी चीज़ मनी के टर्म्स में सभी चीज़ों को हमने क्या कर रखा है, मेज़र करने का ऑलरेडी जो है उसकी वैल्यूएशंस कर रखी है। तो सेकंड जो है मेजर ऑफ वैल्यू, कि भाई कितने मनी के बदले कितना। 1 किलो वीट लेना है सपोज 30 रुपये, 1 किलो चीनी लेना है सपोज 50 रुपीज़, 1 किलो टोमेटो लेना है सपोज जो है 40 रुपीज़। ठीक है जी, तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज का हमने मनी के टर्म्स में वैल्यू कर रखा है। तो दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम एक्सचेंज। तो प्राइमरी मेन फंक्शन दो है, एक तो मीडियम एक्सचेंज, वो चीज़, या सिंपली यू कैन से मनी का फंक्शन मतलब मनी से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मनी से हम आसानी से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितने मनी के बदले कितने गुड्स, या कितने गुड्स के बदले कितने मनी। करेक्ट। सेकेंडरी फंक्शन जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी ऐसा है कि आप मनी से क्या कर सकते हो, पुराने ज़माने में स्टोर नहीं कर सकते थे गुड्स को, लेकिन आजकल क्या है आसानी से स्टोर कर सकते हो। मान लो आपने गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करा, गुड्स अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा तो आप क्या है मार्केट में सेल कर दो, उसे कन्वर्ट करके पैसे में लिया मनी, और मनी जो है बैंक में अपना डिपॉजिट कर दो या कहीं पे भी जमा करा लो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो आप आसानी से मनी को स्टोर कर सकते हो। डिफर्ड पेमेंट, भाई आपने मान लो 2 बोरी किसी को गेहूँ दे दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू मेजर कर ली, 2 बोरी गेहूँ मान लो जी है कितने रुपीज़, सपोज जो है 10,000 रुपीज़, 10,000 ज़्यादा हो गया, आप मान लो 1,000 रुपीज़। ठीक है जी, 2 बोरी 50 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 रुपीज़। ओके, अब 1,000 रुपीज़ के मान लो 2 बोरी आपने गेहूँ दे दिया। अब वो बंदा कह रहा है कि साहब 1,000 रुपीज़ जो है अभी ना देके मैं 1 साल बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो 1 साल बाद दे दियो। या फिर किसी ने मेरे से उधार ले लिया पैसे 2,000 रुपये और वो कह रहा है 1 साल बाद दियो, तो 1 साल बाद जब मैं उससे पैसे लेने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 साल का इंटरेस्ट भी जोड़ दूंगा। तो आसानी से हम लोग डेफर्ड पेमेंट आसानी से निकाल सकते हैं आज के डेट में। तो दीज आर दी फंक्शंस, एक है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी में होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड फोर्थ जो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दीज आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी। यही सेम चीज़ यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज था, तो जो ड्रॉबैक्स था वही इसका फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th वाला है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th वाला, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाओ जी, इससे देखो चार्ट से, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इज बेसिकली व्हाट, गवर्नमेंट ने इन 4 कैटेगरी में मनी को डिवाइड कर रखा है। मनी सप्लाई, सप्लाई का मतलब समझो कि मार्केट में मनी कितना सप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब हम इंडियन इकोनॉमी में हम लोग रह रहे हैं, तो इंडिया में टोटल मनी कितने हैं, हाउ कैन वी मेजर। गवर्नमेंट जो है मेजर कैसे करती है कि भाई कितने मनी, क्योंकि कुछ लोगों के मान लो आपके पास 100 रुपये है, मोहन के पास 2,000 रुपये है, किसी के पास 2 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, कोई कंपनी है उसके पास 5 करोड़ है। तो ऐसे ऐसे मनी जो है सभी लोगों के उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरे इंडिया वाइज है। तो अगर मनी को हम लोग जो है टोटली कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं कि भाई आज के डेट में कितने मनी जो है मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेटेड है, उसे हम कैसे मेज़र करेंगे। उसको मेज़र करने का गवर्नमेंट ने ये 4 बताए हुए हैं, M1, M2, M3, M4, कि भाई मनी को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो M1 में, M2 में, M3 में, M4 में। अब M1 का मतलब क्या होता है, ध्यान दें, M1 का मतलब होता है CDD और OD। CDD और OD, C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। और DD का मतलब होता है नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI, याद रख लेना, वो डिपॉजिट जो RBI है। और नेट डिमांड डिपॉजिट, सर डिमांड डिपॉजिट का मतलब पता क्या होता है, जैसे आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुला रखा है, आपने करेंट अकाउंट खुला रखा है, ठीक है जी, आपने जो है रेकरिंग डिपॉजिट खुला रखा है। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है जी, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और एक और भी आपका FD भी आता है, फिक्स डिपॉजिट। 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना। तो अगर जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब तुरंत आप जाते हो और डिमांड करके ले आते हो, तो वो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, सेविंग अकाउंट और आप मान लो करेंट अकाउंट, तो जब भी आप चाहते हो ATM लगाया और अपना पैसा विथड्रॉ कर लेते हो, करेक्ट, तो उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो M1 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पैसे पब्लिक के पास है, करेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स कॉइन्स,
तो जो पैसे जैसे हम लोग इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन उनके पास में कितने पैसे घर में पॉकेट में, ठीक है जी, कितने रुपए, उसके अलावा लोगों ने बैंकों में भी पैसे जमा कर रखे हैं, तो फिर उसको भी ऐड कर दो। और उसके अलावा वो पैसे जो आरबीआई के पास है, वो पैसे अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, आरबीआई ने अभी उसको इशू नहीं करा, आरबीआई के पास भी क्या होते हैं बहुत सारे पैसे हैं, वो छाप के फिर करेंसी इशू करता है। तो जो पैसा आरबीआई के पास है, जो बैंक में लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है, जिसको जब चाहे वो तब मांग सकता है, और तीसरा जो इंडिविजुअल पब्लिक के पास अपने पास में पड़े हुए हैं, तो उन तीनों को जोड़ दिया तो M1 कहलाता है, दैट इज कॉल्ड M1। और ये चीज़ भी याद रख लेना, ये जो है 1977 से ये M1, M2, M3, M4 वाला अप्रोच जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पढ़ लो जरा, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मनी सप्लाई जो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो यू कैन से जो चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट, तो ये स्टॉक कंसेप्ट होता है इन एन इकोनॉमी, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी याद रख लेना, मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट, एमसीक्यू में आ सकता है चैप्टर 1 में भी और यहाँ पे भी। सिंस 1977 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैव बीन इवॉल्व बाय आरबीआई, आरबीआई ने ये इवोल्यूशंस करने का तरीका दिया है। हमारे इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ M2 का मतलब क्या होता है, तो M2 का मतलब होता है, देखो जो M1 में था, M1 का मतलब क्या है, वो पैसे जो पब्लिक के पास है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिपॉजिट, नेट टाइम, नेट डिमांड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट नहीं, टाइम वाला नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अकाउंट जो होते हैं 4 टाइप के हैं, फिक्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पे सेविंग वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि जब दिल करे हम डिमांड कर लेते हैं। और करेंट अकाउंट बिजनेस वाले की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस ओपन कर रखा होता है। तो M2 का मतलब है M1 प्लस सेविंग्स ऑफ पब्लिक विद पोस्ट ऑफिस। कई बार जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठियाँ विट्ठियाँ नहीं होता भाई साहब, चिट्ठियाँ का आप जो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठी सेंड करने के लिए नहीं जाते, पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट होता है, वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट खुला सकते हो, पोस्ट ऑफिस अकाउंट होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट होता है, तो लोगों का पैसा वहाँ पे भी जमा होता है। तो M2 का मतलब है, M2 का मतलब है क्या, जो M1 था वो तो है ही, साथ में जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट कर रखा है उसे भी जब आप ऐड कर देते हो, तो आपका M2 बन जाता है। M2 का मतलब M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स ऑफ पीपल, जो इंसानों ने, लोगों ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर रखा है वो भी ऐड कर दो तो M2 हो जाता है। तो M2 का पूरा अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, उसके अलावा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और फोर्थ जो होता है आपका सेविंग्स ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस। M3 की बात करें तो M3 में भी M1 आता है, M3 में भी M1 आता है, यहाँ पे M2 नहीं M1 ही है, ये ध्यान रख लेना। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। सर ये टाइम डिपॉजिट क्या है, तो टाइम डिपॉजिट सिंपली बोलूँ ना तो FD फिक्स डिपॉजिट, याद है, फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, 5 साल 6 साल 10 साल के लोग इकट्ठा जमा करा लेते हैं, उसके पहले आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। आज की डेट में नॉर्मली बैंकों ने ये सुविधा दे रखा है कि भाई अगर कोई 5 साल का डिपॉजिट करते हो तो पहले भी आप विथड्रॉ कर सकते हो, अगर पहले करोगे तो वो आपका क्या कर लेगा, इंटरेस्ट वगैरह जितना होगा उसमें से कुछ पैसे काट लेते हैं। तो टर्म डिपॉजिट बोलो, फिक्स डिपॉजिट बोलो, एक ही बात। तो M1 में जब आप क्या कर देते हो, नेट टाइम डिपॉजिट को ऐड कर देते हो विद कॉमर्शियल बैंक, तो वो आपका M3 बन जाता है। तो यानी कि जो एक चीज़ ध्यान रखना, जो M3 है ना, इसमें सेविंग डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस नहीं है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक। लेकिन जब M4 की बात करूं तो M4 में सारी चीज़ें आ जाएगा, M1 भी और M2 का जो पोस्ट ऑफिस वाला भी और साथ साथ में कमर्शियल बैंक वाला भी। तो मैं सीधा बोलता हूं, जो M3 में है वो तो है ही, यहाँ पे M3 है, ध्यान दो, M3 प्लस ये जो पोस्ट ऑफिस वाला बच गया था उसे भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जब जोड़ोगे तो याद रख लेना, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। ऑल्सो ये ध्यान रखना है कि जो इंटर बैंक डिपॉजिट होता है, जैसे ना इंटर बैंक का मतलब क्या होता है, कई बार जो है ना PNB बैंक है उसने SBI बैंक में अपना अकाउंट खुला रखा है, तो कई बार क्या होता है ना कि भाई PNB को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हेड ऑफिस से लाने के बजाय बगल का, पड़ोसी का, जो आसपास का, जो नज़दीक का SBI है वहाँ से पैसे
ले लेती है और फिर जब हेड ऑफिस से आ जाता है पैसे तो उसको ट्रांसफर कर देती है एसबीआई को। तो इस टाइप से 2 बैंक 3 बैंक आपस में अपना भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उस वाले को हटा देना क्योंकि वो बैंक का ही माना जाएगा। तो इंटर बैंक डिपॉजिट होता है ना, उसे भी एक्सक्लूड करना होता है M3 में, और M4 में जो है एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर MCQ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है आपका नैरो मनी, एक होता है आपका ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी किसे कहते हैं, M1 एंड M2 को, जो छोटा वाला सबसे पहला वाला, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। तो ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये अच्छे से ध्यान से याद करके जाना। नैरो मनी M1 M2, ब्रॉड मनी M3 एंड M4। और ये सेम चीज़ें ऊपर में जो बताया था इसके चार्ट के थ्रू आपको बता दिया। नाउ लास्ट टॉपिक बहुत ही आसान सा, 4 चीज़ों के बारे में पढ़ लो। फॉर्म्स ऑफ मनी, तो एक होता है फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी जो गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, उसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे जितने भी नोट्स एंड कॉइंसेज हैं, जितने भी नोट्स एंड कॉइंस है जो इकोनॉमी में चल रहा है इंडिया में, जैसे 1 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 20 रुपये के भी सिक्के आते हैं। उसके अलावा 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट और जो है 2000 का नोट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिड्यूसरी मनी, जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, फिड्यूसरी कर फिएट मनी जो भी गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, जिस चीज़ को मनी कह दिया तो वही आपका फिएट मनी है। नेक्स्ट है क्या, फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी का मतलब इसको गवर्नमेंट ने इशू नहीं कर रखा, इसे हम लोगों ने आसानी कह रहा हूँ कि अपने सेल परचेज को और यू कैन से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उसको करने के लिए, हम आसान बनाने के लिए ये चीज़ों का भी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मनी। जैसे जो चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में मनी तो नहीं, उसको गवर्नमेंट ने तो इशू नहीं कर रखा, वो हम इशू करते हैं। हमने क्या किया, अपना चेकबुक निकाला, उस पर नाम लिखा, साइन कर दिया, इतने रुपीज़, तो हमने इशू कर दिया किसी के दूसरे के नाम। ठीक है, हमने या कंपनी वालों में। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा था चैप्टर्स बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली किसके लिए होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट होता है। उसमें एक पेपर पे लिख देते हैं, स्टैम्प पेपर पे, कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ 2000, 10,000 इतने दिनों बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इस पर्सन को दूंगा पैसे। क्यों, क्योंकि हमने उससे आज उधार पे गुड्स खरीद लिया, तो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड फिड्यूसरी मनी। तो इसके अंदर आता है क्या, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ETC। तो एक होता है फिएट मनी, दूसरा होता है फिड्यूसरी मनी। एफ से फिएट, एफ से ही फिड्यूसरी है। तो फिएट मनी जो कि गवर्नमेंट इशू कर रखी है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है, और फिड्यूसरी जो हम लोगों ने एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है ना, आपसी ट्रस्ट के ऊपर हम लोगों ने खुद से चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह क्या करते हैं, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। नेक्स्ट है क्या, फुल बॉडीड मनी, और एक है आपका क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी का मतलब देखो जी, जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन पुराने ज़माने में होते थे, तो उसकी मार्केट में भी वैल्यू, और उसका जो मेन जो गोल्ड है ना, जो आपका जो मेटल है, उसकी वैल्यू और मार्केट में वैल्यू दोनों सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो आपके पास 10 ग्राम्स का गोल्ड का कॉइन है, तो जितने इसकी वैल्यू कहीं पे भी ले जाओ सेम ही रहेगा। अगर मान लो 10 ग्राम की कीमत, मान लो अगर 4 लाख रुपए, अभी तो शायद बढ़ गया है, मान लो 6,20,000 के आसपास 10 ग्राम, 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है आई गेस। तो 62 और 63 लाख रुपए आजकल किलो सोना चल रहा है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, तो अगर 10 ग्राम का अगर कोई एक कॉइन बना दिया जाए, 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन बना दिया जाए, ठीक है, तो 10 ग्राम की जो वैल्यू है एक्चुअली में, वो वैल्यू और मार्केट में भी उसकी वैल्यू अगर 6,20,000 है, तो दोनों सेम रहेगा। अगर मार्केट में ये 6,20,000 की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू भी बड़ी रहेगी, तो दोनों इक्वल होती है। मतलब कि मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इस तरफ में लिखना है, ये जो है आपका, ये कमोडिटी इधर पे लिख दो और ये वाला इधर पे लिख दो। तो मनी वैल्यू है 62 लाख रुपये, सॉरी 6,20,000, और कमोडिटी कितनी है, कमोडिटी है 10 ग्राम। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल होती है। लेकिन क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, जो आपकी कमोडिटी वैल्यू है ना, वो कम होता है, और मार्केट में जो वैल्यू है मनी का वो ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो आपका जो 100 रुपये का एक नोट है, 100 रुपये का जो नोट है, वो है तो पेपर मनी है, तो पेपर, अगर उस पेपर को फाड़ के, ठीक है जी, और कूड़े वाले को दो, एकदम 4, 5, 10 टुकड़े कर दो, ठीक है जी, ताकि वो पहचान में ना आए, और फिर उसको देने जाओगे तो कोई भी लेने से मना कर देगा, वो कहेगा है इसकी 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, 1 रुपये भी ना दूँ उसको, करेक्ट। तो उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, और मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये अगर पूरा एकदम बढ़िया है तो 100 रुपये की वैल्यू, लेकिन उसको फाड़ चीर के फेंक के अगर करोगे
तो उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर नहीं, उससे कम होएगा। तो यानी कि मनी वैल्यू ज़्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है, तो क्रेडिट मनी उसे बोलते हैं। और फुल बॉडी का मतलब फुल बॉडी का मतलब जितना कॉमोडिटी है उतनी उसकी मार्केट में वैल्यू। तो ये था आपका क्या, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। बस चैप्टर खत्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली में सीबीएसई सैम्पल पेपर का है। 2021 में जो टर्म 1 वाला पेपर था, कोरोना के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो एमसीक्यू एग्ज़ाम लिया गया था टर्म 1 टर्म 2 करके। तो उसमें कुछ सैम्पल पेपर, इस सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला था ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से एमसीक्यू बेस मैं आपको करा दे रहा हूँ। क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। जो सैम्पल पेपर था ना, उसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबरिंग करके दिया हुआ था, तो इसलिए 21। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और एक है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और एक यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव है, ये कुछ नहीं, इसी का आंसर है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है क्या, इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैड डिपॉजिटेड 100 रुपीज़ इन अ बैंक. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be. देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, नीरज ने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए। भाई नीरज ने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए और कह रहा है मार्केट में और कोई है ही नहीं। इट इज अज्यूम्ड नो अदर करेंसी, मार्केट में कोई करेंसी नहीं है। तो भाई बताओ मनी सप्लाई कितना होगा, तो टोटल मनी कितना होगा, M1 निकालो, M2 निकालो, M3 M4 सब इक्वल ही रहेगा, 100 रुपये ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपये। नेक्स्ट है क्या, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन सी चीज़ें आती है बताओ जी, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, पोस्ट। अभी अभी बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब आप डिमांड करोगे बैंक से तुरंत पैसे, कौन से 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग, एक होता है करेंट। करेंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है, वो क्योंकि डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शंस उनको करने होते हैं, इसलिए वो करेंट अकाउंट खुला जाता है। उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कुछ बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, बट इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिलता है, और वो इंडिविजुअल लोग खुलवाते हैं। एक कंपनी वाले करेंट अकाउंट, सी फॉर कंपनी, सी फॉर करेंट अकाउंट, इंडिविजुअल लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। तो सेविंग अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। और सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस होती है, एक दिन में आप इतने ही जमा कर सकते हो, इतने ही विथड्रॉ कर सकते हो। करेंट अकाउंट में कोई लिमिटेशंस नहीं होता। तो ये दोनों अकाउंट ऐसे हैं ना, जब आप बैंक से भाई एटीएम लोगे, विथड्रॉ कर लोगे, चेकबुक ले गए, अपना पैसा वापस विथड्रॉ करके लिया है। करेंट अकाउंट में भी सेम होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो इसके अंदर एक तो सेविंग अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला, हाईलाइट किया हुआ है वो आंसर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजंस वाले। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आएंगे आपके सीयूटी एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कह रहा है क्या, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशंस ऑफ इवन दी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। रीजन, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विथड्रॉल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विथड्रॉ अगेंस्ट इशू ऑफ चेक एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पेमेंट। तो ध्यान से सुनो, ये कह रहा है डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। गलत भाई, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है, जब डिमांड करोगे तब आप विथड्रॉ कर सकते हो। चेकबुक दिया और तुरंत विथड्रॉ कर लो, एटीएम कार्ड लगाया, एटीएम मशीन से पैसे निकाल लिए तुरंत। तो ये वाला तो गलत है, ये तो रॉन्ग है, यानी कि ये फॉल्स है। और फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर एट कन्वीनियंट मोड। बिल्कुल सही जवाब, डिमांड डिपॉजिट जो है कन्वीनियंट मोड होता है, सबसे आसान। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी ऑप्शन था। ठीक है, तो ये 3 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा दिए और आपका पूरा का पूरा मनी वाला चैप्टर रिवाइज करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बैंकिंग वाले चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। और जिन लोग को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, कोई भी वीडियो चाहिए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, तो उस हिसाब से अपलोड कर देंगे सारी चीज़ें। जिन लोग को नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाओ, सारे नोट्स ये अवेलेबल हैं, फ्री PDF, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आप लोग जो है प्रिपरेशंस करते रहो, और इस बार जो है पक्का आपने जो है क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।